नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के सारे करंट अफेयर। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपके लिए सीरीज नई स्टार्ट की है मंथली करंट अफेयर्स की, जहां पर हम पूरे नवंबर महीने के जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो यहां पर हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसका पहला पार्ट है, इसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा और डेली यहाँ पर हर महीने यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज और वीकली करंट अफेयर की सीरीज जो है वो यहाँ पर चल रही। तो आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर जो है वो आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या चाहते हैं, सब कुछ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मुझे काफी अच्छा यहाँ पर लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं। यदि आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं और यदि आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो पैक। साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पर डिस्काउंट। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं लाइव क्लासेस के, टेस्ट सीरीज, क्विजेस के, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के और अनलिमिटेड आपको जो है वो यहाँ पर एक्सेस मिलता है। सभी एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस आइकॉनिक और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, यदि आप दोनों का कॉम्बो यहाँ पर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलता ही है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलता है, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं और आपका स्टडी ट्रैकर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें भी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो लेते हैं तो 12 महीने की जो फीस है वो है 88,705 रुपए, 24 महीने की जो फीस है वो है 1,31,510 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। इसमें अभी आप देख सकते हो 24 महीने में चल रहा है 26% का डिस्काउंट और 37% का डिस्काउंट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर प्लस पर लेते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का, तो 12 महीने का 70,103 रुपए, 24 महीने का 99,680 रुपए और 36 महीने का 1,21,200 रुपए यहाँ पर आपका लगेगा। इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा गुरुजी रेफरल कोड से, GURUJI। इस रेफरल कोड का आप यूज करो, आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे और आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, धारणी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं धारणी पोर्टल की, धारणी पोर्टल के संबंध में इन दो ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस धारणी पोर्टल का जो उद्देश्य है वह है राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये इतना चर्चा में क्यों है, तो इसे हाल ही में जो है वो तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है तथा राजस्व अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है इस धारणी पोर्टल के द्वारा। धारणी पोर्टल की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, धारणी पोर्टल आपके लिए यहाँ पर एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे सारी जो आपकी भूमि की जानकारी है वो आपको एक ही पोर्टल पर यहाँ पर मिल जाएगी। इस पोर्टल को बनाया गया है NIC के द्वारा। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपने बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट के नीचे देखा होगा कि इस वेबसाइट को बनाया गया है NIC के द्वारा। गवर्नमेंट का जितना भी काम है वो सारा NIC यहाँ पर जो है वो हैंडल करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं धारणी पोर्टल की। तो मैंने आपको बता दिया NIC ने इसको बनाया है, तेलंगाना सरकार द्वारा इसको जो है वो जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य की लगभग 1,45,00,000 एकड़ जमीनों का जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर डाला गया है। अभी इसको जो है वो रजिस्टर यहाँ पर कराया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह DPIIT के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। नीचे दी गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, मतलब कि दोनों ही यहाँ पर सही हैं। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की, तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों रहा। हाल ही में इसको खेती उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में NABCB और QCI के द्वारा ISO 170202012 के अनुरूप मान्यता दी गई है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की है। तो यहाँ पर जो है वो NABCB और QCI ने इसको मान्यता दी है वैज्ञानिक विधि से खेती उत्पादों को संग्रहण करने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, NABCB जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं NABCB के फुल फॉर्म की, तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, ये हो गया NABCB का फुल फॉर्म, और QCI का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसको 3 आधारों पर जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की, तो इसको जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड अफेयर्स सेंटर्स के द्वारा। इसके 3 आधार हैं, समता, बढ़ोतरी और संधारणीयता, तथा बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य जिसका जो है वो कौन है, वो है केरल। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसके कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? पैरिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, समता, बढ़ोतरी और संधारणीयता, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, और इसको जो है वो 3 आधारों पर जारी किया जाता है। हाल ही में प्रोजेक्ट 37 को मेघालय द्वारा जारी किया गया है। यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रोजेक्ट 37, तो ना तो इसको मेघालय के द्वारा जारी किया गया है और ना ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको जारी नहीं किया गया। अब देखिए क्या है इसके सही फैक्ट। हाल ही में इसे अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का बैच था यहाँ पर 2016, तो 2016 के 37 अधिकारियों के द्वारा जो है उसको जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज के जिलों में विकास परियोजनाओं को क्राउड फंडिंग करने के लिए जो है वो किया गया है। तो क्राउड फंडिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो जनता से कोई चंदा लेना, पैसा लेना किसी सार्वजनिक योजना के लिए, उसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज 2016 बैच के 37 अधिकारियों के द्वारा जो है वो इसको जारी किया गया है, प्रोजेक्ट 37 को, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के CM और गवर्नर कौन है। यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की, तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है BD मिश्रा। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई स्टेट की बात आए तो आप उनके गवर्नर और यहाँ पर CM को जो है वो जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खांडू जी। तो ये दोनों को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके पहले ही मैंने कुछ स्टेट के नाम लिखे थे, आप चाहो तो उनके नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या उनके नाम को आप याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैलागोर्निथिड्स एक विशालकाय डायनासोर की प्रजाति है। इसके पंखों का विस्तार 21 फीट तक था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं पैलागोर्निथिड्स जो है वो इसके पंखों का जो विस्तार होता है वो 21 फीट तक होता है। क्या होता है? 21 फीट तक होता है, इसको आप ध्यान रखना।
यह एक विशालकाय पक्षी की प्रजाति है जो 50 मिलियन वर्ष पहले पाया जाता था। ठीक है, 50 मिलियन वर्ष पहले ये पक्षी की प्रजाति जो है वो पाई जाती थी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पैलागोर्निथिड्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में इसको देखा गया है अंटार्कटिका में। कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका में जो है उसको देखा गया है, इसलिए मैंने इसको जो है वो करंट अफेयर में ऐड कर दिया है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को जयपुर में स्थापित किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके जो है वो पढ़ लीजिएगा। आज़ाद हिंद सरकार की यदि हम बात करते हैं, आज़ाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता था, इसको आप ध्यान रखना। पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ना कि जयपुर में। ठीक है, जयपुर में स्थापित नहीं किया गया है, नई दिल्ली में जो है उसको स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को भी याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, आज़ाद हिंद सरकार की बात आती है। आज़ाद हिंद सरकार की बात करते हैं तो ये देश की पहली अस्थायी सरकार थी, वो आप ध्यान रखना। और अस्थायी सरकार तो थी, इसके राष्ट्रपति, इसके प्रधानमंत्री और इसके सेना अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी। किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसको आप ध्यान रखना। अब जब हमने पढ़ लिया है आज़ाद हिंद सरकार के बारे में, तो आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को जो है वो इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आते हैं, तो यदि आप चाहते हो कि मैं आज़ाद हिंद फौज पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या किसी भी टॉपिक पर जो आपको ना समझ में आ रहा हो, बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो मुझे करंट अफेयर्स के इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमको देखना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में MOEF&CC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। आपको मुझे बताना है इसके मिनिस्टर कौन है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल्ड में चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो हाल ही में जो है वो MOEF&CC ने उत्तराखंड सरकार से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों का प्रयोग ना करने को कहा है। अब ये तो हमको पता है, ठीक है। अब आपको एक फैक्ट और इसमें मिल जाता है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको बताना है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको मिलेगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य वन केवड़िया किस राज्य में घोषित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात में। हाल ही में आरोग्य वन केवड़िया जो है वो इसको लॉन्च किया गया, इसको घोषित किया गया है गुजरात में, इसको आप ध्यान में रखेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि यदि आप इन सभी करंट अफेयर की PDF नोट्स चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च बॉक्स में जाकर जब आप ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में जाकर आप जरूर ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ, वीडियो की नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आरोग्य वन केवड़िया की, तो ये मैंने आपको क्यों यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। एक तो इसका उद्देश्य योग और ध्यान के प्रसार को बढ़ावा देना है, वो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया में समन्वयित विकास कार्यक्रम के तहत आरोग्य वन, एक तो देखो क्या क्या यहाँ पर घोषित किया है। पहला तो है आपका आरोग्य वन जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर है आरोग्य कुटीर,
ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आरोग्य कुटीर, इसको भी आप ध्यान रखना। एकता मॉल, एकता मॉल हो गया। और बाल पोषण पार्क, बाल पोषण पार्क, बाल पोषण पार्क भी जो है वो यहाँ पर घोषित किया, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हो गया कि आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क को जो है वो यहाँ पर घोषित किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक यहाँ पर प्राणी उद्यान है जिसका नाम है सरदार पटेल प्राणी उद्यान। सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जो है वो जंगल सफारी की स्थापना की गई है। क्या की? जंगल सफारी। आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर जंगल सफारी की जो है वो उद्घाटन किया है, तो वो कहां पर किया है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान में। इसको आप यहां पर ध्यान में रखना। और ये जंगल सफारी कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। अब जब यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आ ही गई है तो यहाँ पर मैं लिंक यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। या फिर एक फैक्ट आप अभी के अभी यहाँ पर ध्यान रख लो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर की। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाइफून मोलवे ने किस देश को प्रभावित किया है? वियतनाम, भारत, जापान या फिर रूस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। हाल ही में टाइफून मोलवे ने किस देश को प्रभावित किया है? तो वियतनाम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही आई है इस टाइफून मोलवे के कारण। अब ये चर्चा में क्यों? तो हाल ही में जो है ये टाइफून जो है वो कहाँ पर आया था? मोलवे, वियतनाम में। यह वियतनाम में आए पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा टाइफून है या सबसे बड़ा तूफान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी और निजी संस्थानों को दी जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि को 2016 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी सरकारी और निजी संस्थानों को दी जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि को 2016 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कब प्रस्तावित किया था? 2016 में किया था। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना है। ये भी बिल्कुल सही है। अब हमने इसको क्यों पढ़ा है? तो अभी हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत को यह उपाधि दी गई है तथा इस तरह के संस्थानों का चयन विशेष समिति के द्वारा किया जाता है। तो अभी हाल ही में ये किसको उपाधि मिली है? वो मिली है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 8000 विद्यालयों का आपस में विलय करने की घोषणा की है। इनका विलय आसपास के बड़े विद्यालयों में विलय किया जाएगा, जिन्हें लीड स्कूल कहते हैं। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल 2 ही यहाँ पर सही है। अब हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो हाल ही में ये जो घोषणा है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 8000 विद्यालयों का आपस में विलय किया जाएगा। साथ में इनका विलय आसपास के बड़े विद्यालयों में कर दिया जाएगा, जिन्हें लीड स्कूल कहा जाएगा। इसको आप ध्यान रखना। कौन से स्कूल कहा जाएगा? इनको लीड स्कूल कहा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो ये घोषणा की गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा को जो है वो लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए मॉडल राज्य बनाना है। विद्यालय उन विद्यालयों का इसमें सिलेक्शन करेगा जो कि छोटे छोटे विद्यालय, उनको बनाकर जो है वो एक लीड स्कूल यहाँ पर बनाएगा। विलय उन विद्यालयों का किया जाएगा जिनमें नामांकन 20 से कम छात्रों का हुआ हो। उससे ज़्यादा छात्र होंगे तो उनका जो है विलय नहीं किया जाएगा, उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो ही यहाँ पर सही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए वन स्टॉप सेंटर है। मतलब सारी जानकारी, यदि आप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको सारी जानकारी कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी साहब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में घोटाला हुआ है। कौन सा घोटाला हुआ है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला। और ये जो घोटाला हुआ है वो झारखंड राज्य में जो है वो उजागर किया गया है, जिसमें न केवल बैंक के कर्मचारी शामिल हैं बल्कि बिचौलियों के साथ विद्यालय के कर्मचारी भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। तो ये कहाँ पर उजागर हुआ? तो हुआ है झारखंड राज्य में। इसको आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके सचिवालय की स्थापना 1956 में जापान में की गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। दोनों फैक्ट यहाँ पर गलत हैं इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब क्या याद रखना है? अब इसके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1950 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। साथ में इसके जो सचिवालय की स्थापना है वो 1951 में ज्यूरिख में हुई थी, जापान में नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ज्यूरिख में की गई थी। किंतु 1992 में इसको वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखना। आपके जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये फैक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको जितनी जानकारी दूंगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं, जो बच्चे नए होंगे या पुराने होंगे सभी को बता दूं कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से पूरे करंट अफेयर खुद से लिखता हूँ और आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपको जो है वो ऐसे ही और भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँ और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ। बढ़ते हैं आगे। श्री अरविंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य मासिक दार्शनिक पत्रिका का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा द सिंथेसिस ऑफ योगा किताब लिखी गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। श्री अरविंद की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, श्री अरविंद के द्वारा जो है वो आर्य मासिक दार्शनिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। और इनके द्वारा ही द सिंथेसिस ऑफ योगा किताब भी लिखी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में अरविंद फाउंडेशन के द्वारा श्री अरविंद द कवि, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। श्री अरविंद द कवि एक वेबिनार का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है साहब अरविंद फाउंडेशन के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको 2 वर्ष तक मतलब कि 15 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, श्री अरविंद की यहाँ पर 150वीं जयंती है, तो ये 2 साल तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, श्री अरविंद द कवि नामक एक वेबिनार। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में जयपुर से शुरू किया गया। यह वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना की, तो मैं आपको कुछ फैक्ट यहाँ पर बता दूँ। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की यदि यहाँ पर बात करें तो इसको जो है वो 1952 में कानपुर से शुरू किया गया तथा यह वर्तमान में लक्षद्वीप के अलावा सभी देश में लागू है। मतलब पूरे के पूरे जो है वो देश में लागू है और इसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया गया है। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको 1952 में कानपुर में शुरू किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में नहीं, कानपुर में शुरू किया गया था। और ये जो है अभी पूरे देश में सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में ये लागू है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
16 साइकी क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस पर पाए जाने वाले धातु पृथ्वी की कोर में पाए जाने वाली धातु के समान हो सकते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पर जो है वो सही है। 16 साइकी क्षुद्रग्रह या 16 साइकी एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी से 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है? 370 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर पाए जाने वाले धातु पृथ्वी की कोर में जो धातु पाए जाते हैं लगभग उनके ही समान हमको प्रतीत हो रहे हैं। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि इस क्षुद्रग्रह पर पाए जाने वाले धातुओं की कीमत पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था के कई गुना अधिक है। मतलब कि ये जो क्षुद्रग्रह हमको मिला, ये जो एस्ट्रॉयड हमको मिला है, इस पर जो धातुएं पाई जाती हैं, यदि उनकी कीमत देखी जाए तो पृथ्वी की जितनी अर्थव्यवस्था, पृथ्वी की जितनी इकोनॉमी है उसके कई गुना से भी अधिक है। इसको आप ध्यान रखना। साथ में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम का जो है वो आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपनी आईडी क्रिएट करना है और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी या उसके सर्च बॉक्स में जब आप जाकर ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। इसके PDF और बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। देवास मल्टीमीडिया क्या है? टेलीस्कोप, घास, वनस्पति, रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप। देवास मीडिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो देवास मल्टीमीडिया क्या है? तो देवास मल्टीमीडिया जो है वो एक रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया मिशन जो है या जो स्कीम है या जो योजना है उसको मोदी जी ने किस साल जो है वो लॉन्च किया था। राइट। अब हमने ये करंट अफेयर क्यों पढ़ा? तो हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया है कि यह देवास मल्टीमीडिया को मुआवजे के तौर पर 1.2 बिलियन डॉलर दे, क्योंकि 2011 में एंट्रिक्स ने 2 उपग्रहों के निर्माण के समझौते को रद्द कर दिया था। ठीक है, इसलिए हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ लिया जिससे आपको याद रहे कि आखिर देवास मल्टीमीडिया क्या होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइफून गोनी किस देश के तट से टकराया है? कोरिया, जापान, चीन या फिलीपींस? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। हाल ही में टाइफून गोनी जो है वो किस देश के तट से टकराया है? तो फिलीपींस से टकराया है। साथ में कल भी मैंने आपको एक टाइफून के बारे में बताया था, यदि आपको वो याद है तो अभी जाकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आप बहुत सिंसियर होकर जो है वो करंट अफेयर मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको 100% यहाँ पर बेनिफिट होगा। कभी कोई क्लास मिस भी आती है तो आप जाकर ज़रूर उसको देखें और उसको ध्यान में रखें जो चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो एक सुपर टाइफून है जो 5वीं श्रेणी का टाइफून है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया। अभी हाल ही में जो है ये फिलीपींस के तट से जो है वो टकराया है टाइफून गोनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एनिग्माचन गोलम क्या है? पक्षी की प्रजाति है, वनस्पति है, डॉल्फिन की प्रजाति है या फिर एक मछली की प्रजाति है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एक मछली की प्रजाति है। एनिग्माचन गोलम जो है वो क्या है? एक मछली की प्रजाति है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में केरल में इसकी खोज की गई है जो ड्रैगन स्नैक हेड कुल से संबंध रखती है। ठीक है, तो आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये पता करना है कि जो एनिग्माचन गोलम जो है वो एक मछली की प्रजाति है और ये मछली की प्रजाति कहाँ पर मिली है? वो हमको मिली है केरल में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीसीबी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। मतलब सीपीसीबी ना तो संवैधानिक निकाय है और ना यहाँ पर वायु अधिनियम 1981 के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो फिर रियल फैक्ट क्या होंगे?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है वो एक सांविधिक निकाय है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसकी स्थापना जल वायु नहीं बल्कि जल अधिनियम 1974, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। हाल ही में इसने रेलवे स्टेशन और प्रदूषण से संबंधित अध्ययन किया हुआ है। अब मैं आपको एक एक शब्द के बारे में बताता हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर सीपीसीबी है क्या। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखना। अब ये जो है वो संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है ऐसी बॉडीज, ऐसे निकाय जिनके बारे में आर्टिकल दिया गया है हमारे संविधान में। कोई भी आर्टिकल, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करो या कोई भी इस कमीशन की बात करो, ये सभी संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अब आता है कि सांविधिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी जो है वो किसको कहते हैं। तो सांविधिक निकाय जो है वो उन निकायों को कहते हैं जिनके लिए कानून बनाया जाता है। ठीक है, जिनके लिए हम कानून बनाते हैं संसद में, उनको जो है वो सांविधिक निकाय यहाँ पर कहा जाता है और उस कानून के तहत जो है वो काम करते हैं ये बॉडी या ये निकाय। लेकिन इनको अपनी सारी जानकारियां जो है वो संसद या मंत्रिमंडल को देना जो है वो जरूरी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यदि और भी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यदि आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो जो है वो वीडियो सारी बनाकर ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन ब्राउन बियर का आयुसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। यह हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक इसके निवास में 80% की कमी आ सकती है। ठीक है, तो इसके जो निवास में 80% की कमी आ जाएगी किसके? हिमालयन ब्राउन बियर के। अब आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक ही यहाँ पर सही है। मतलब हिमालयन ब्राउन बियर जो है इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो क्या है? वल्नरेबल है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, आपको बताना है आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप आगे ऐसे ही करंट अफेयर चाहते हैं मुझसे तो आपको भी जो है वो पार्टिसिपेट करना होगा। तो आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में ZSI के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक इसके निवास में 80 नहीं बल्कि 70% की कमी आ सकती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। इसको आप ध्यान रखिएगा। किसका फुल फॉर्म होता है? हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर जो है इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उर्सस आर्क्टोस इसोबेलिनस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अब ZSI क्या होता है? तो ZSI का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS कावारत्ती 3 इंजनों से संचालित है। यह प्रोजेक्ट 28 का तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आपको बताना है कि इनमें से सही क्या है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर सही जानकारी क्या है? तो सही जानकारी यहाँ पर है, यह 4 इंजनों से संचालित होता है। INS कावरत्ती जो है वो 4 इंजनों से चलता है। ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो आपका UPSC हो, PSC हो, रेलवे हो, SSC हो, सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये जो है वो 4 इंजनों से संचालित है तथा प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित चौथा या अंतिम युद्धपोत है तथा यह एक स्वदेशी युद्धपोत है। ये भी आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, जिससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्मी एविएशन कॉर्प्स की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा किया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है उसका नेतृत्व, उसका लीडरशिप कौन करता है, उनके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आर्मी एविएशन
कॉर्प्स के। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारी PDF नोट्स, वीडियो के नोटिफिकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। आप जो है वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप सर्च बॉक्स में ऑल इंडिया गुरुजी लिखेंगे तो आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स की, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है उसकी स्थापना की गई थी 1986 में, 1986 में की गई थी तथा इसका कार्य सैनिकों को परीक्षण करना, ठीक है, सैनिकों को जो है वो ट्रेनिंग देना, हताहत लोगों की निकासी तथा आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना आदि है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा का उद्गम सतोपथ हिमानी से होता है। सेकेंड पॉइंट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अलकनंदा नदी की, तो अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो सतोपथ हिमानी से ही होता है, लेकिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में नहीं दिया गया था। तो फिर कब दिया गया था, कोई मुझे बता सकता है क्या? अच्छा, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में काफ़ी सारी नदियाँ जो है वो मिलती हैं और मिलकर देवप्रयाग, नंदप्रयाग, यहाँ पर जो है वो विष्णु प्रयाग बनते हैं। तो वो सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है। आपको जब भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप बेझिझक आइए, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और फिर मैं आपके जो है वो आंसर भी करूँगा और आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, गंगा नदी को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था, 2009 में नहीं दिया गया था। हाल ही में NMCG के द्वारा गंगा उत्सव 2020 मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के कायाकल्प हेतु जन सहभागिता को भी बढ़ावा देना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाल ही में CVC के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। हाल ही में CBC के द्वारा जो है वो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि CVC क्या होता है। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको आप ध्यान रखना। इसके तहत जो है वो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। साथ में CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है तथा CVC को CVC एक्ट 2003 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक दर्जा मैंने आपको बता दिया, सांविधिक का मतलब क्या होता है? संसद में कोई भी नियम कानून बना दिया जाए और उस नियम के अधीन किसी भी निकाय की स्थापना, किसी बॉडी की स्थापना की जाती है तो उसको सांविधिक निकाय या सांविधिक बॉडी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी हमारे चीफ विजिलेंस कमीशन जो है वो कौन है, ठीक है। CVC के जो हेड हैं वो एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। आप सर्च करके भी मुझे बता सकते हैं। 5 स्टार विलेज स्कीम MHRD द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित असंरचना को विकसित करना है। असंरचना मतलब यहाँ पर अवसंरचना आएगा, राइट। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 5 स्टार विलेज स्कीम की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसका उद्देश्य जो है वो सुदूरवर्ती गांवों में डाक सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है और 2020-21 में 50 गांवों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये फैक्ट, ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं।
देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर आया है? तो वो स्थापित किया गया है असम में। इसको आप ध्यान रखना। अब आपका काम क्या है? आपको असम के सीएम और असम के गवर्नर के बारे में पढ़कर आना है, उसको पढ़ना है और याद कर लेना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये जो है वो भारतमाला परियोजना के तहत 694 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है देश का पहला, वो असम में स्थापित किया गया है और ये भारतमाला परियोजना के तहत 694 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लगाए जा रहे हैं और इसके तहत जो है वो इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? आसन संरक्षण रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है और अब भारत की रामसर साइट कितनी हो गई है? 38। आपके एग्जाम में आएगा ये कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, तो वो है 38 रामसर साइट। और यदि आपको रामसर साइट के बारे में नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए, और यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए सेपरेट इसके लिए वीडियो बना दूंगा। राइट, तो हमारी टोटल 38 साइट हो गई और अब इसमें जो है वो आसन संरक्षण रिजर्व को भी जो है वो शामिल किया गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 50, 150, 200 या फिर 100? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल 100। उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 100 हवाई अड्डे जो है वो यहाँ पर विकसित किए जाएंगे उड़ान योजना के तहत। अब यहाँ पर आता है साहब की जो आपकी उड़ान योजना है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान योजना का, याद रखेंगे। तो 2024 तक जो है वो 100 यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत जो है वो 2024 तक 100 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु जल संधि में सिंधु सहित 6 नदियां जो हैं वो शामिल हैं। इन नदियों का बहाव मुख्यतः भारत और चीन में है। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। सिंधु जल संधि में यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सहित इसमें जो है वो 6 नदियाँ शामिल हैं। सिंधु जल संधि के दिया में यहाँ पर बात करें तो 1960 में जो है ये संधि हुई थी तथा इन नदियों का जो बहाव है वो मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में है। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बताएंगे नदियों के नाम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सिझे, चिरा, सब। मतलब कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। सिजे, चिरासब। आप सभी लोग कमेंट में जो है वो लिखिएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है जो कि भारत और पाकिस्तान में ये नदियां जो है वो बहती हैं। ये जो है वो समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसके अंतर्गत 3 पूर्वी और 3 पश्चिमी नदियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। 3 पूर्वी नदियां और 3 पश्चिमी नदियां हैं, बीच में से आप काट दोगे तो पूर्वी और पश्चिमी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस की ट्रिक के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले समय में मैं जो है वो यहाँ पर स्टैटिक जीके आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लॉथ बियर को हनी बियर भी कहा जाता है। यह उर्सिडा परिवार का हिस्सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं स्लॉथ बियर की, तो स्लॉथ बियर को जो है वो हनी बियर भी कहा जाता है। आप चाहो तो गूगल पर जाकर सर्च करके इसकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है वो एक उर्सिडा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। उर्सिडा फैमिली का जो है वो हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में स्लॉथ बियर की मौत हुई है। यह पार्क भारत का पहला वाजा का सदस्य बना है। वाजा का फुल फॉर्म मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
तथा स्लॉथ बियर का आयुष्यन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस बार के 2020 के यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन सेशंस को बहुत सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको फ्री में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में अधिक ठंडे जल में विकसित होते हैं। मेडिकेंस का कोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की यदि हम बात करते हैं तो मेडिकेंस का जो कोर है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में कम ठंडे जल में विकसित होता है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान को मेडिकेंस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में गैंडे की 6 प्रजाति पाई जाती हैं। गैंडा पूर्णतः मांसाहारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताते चलें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं तो विश्व में गैंडे की 5 प्रजाति पाई जाती हैं, 6 नहीं 5 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती, तथा गैंडा पूर्णतः मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी और स्तनपायी होता है। तथा भारत में सबसे अधिक गैंडे कहाँ पर मिलेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में करके अभी बताइए। और यदि आप चाहते हो कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है। यह मच्छर द्वारा जो है वो फैलता है। आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर जो है वो पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आपने इस खबर को न्यूज़ में भी देखा होगा। ये जो है वो टिक द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलता है। इसको क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्गो फीवर को जो है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। और अभी हाल ही में ये कहाँ पर? पालघर महाराष्ट्र में जो है वो देखा गया है फैलते हुए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू कैलेडोनिया में हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने ब्रिटेन में ही रहने का समर्थन किया है। यह स्पेन का एक उपनिवेश है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा यह फ्रांस का उपनिवेश है, स्पेन का नहीं, जिसमें हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्रांस से अलग नहीं होने का समर्थन किया है। ठीक है, फ्रांस से अलग ये लोग नहीं होना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किए गए नेमिया समझौते का हिस्सा है। और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दो, पीएससी एग्जाम दो, रेलवे एग्जाम दो, एसएससी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, वहां पर ये पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में भारत और मेक्सिको के मध्य प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई थी। दोनों देशों के मध्य में हाल ही में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 6वीं बैठक संपन्न हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। क्या होगा राइट आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। 2007 में भारत और मैक्सिको के मध्य प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हाल ही में उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला मैक्सिको का पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है वो ये था। तो 1950 में जो है भारत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा था? मैक्सिको। इसको आप ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। द ड्यूटी ऑफ मैन, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। इसको आप ध्यान रखना। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद जो है वो किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। बहुत इंटेलिजेंट थे भगत सिंह, काफ़ी सारी भाषाओं के इनको जो है वो ज्ञान था, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द ड्यूटी ऑफ मैन जो है उस बुक का उर्दू में अनुवाद तो भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस बुक को लिखा किसने था? द ड्यूटी ऑफ मैन, तो इस बुक को लिखा गया था मैजनी के द्वारा। किसने लिखा था? मैजनी जो है वो इस बुक को लिखा हुआ था। साथ में बहुत जल्दी बुक का एक वीडियो आने वाला है, तो मैं इसमें सारी बुक्स 2019 और 2020 की सारी बुक्स आपको कराने वाला हूं। यदि आप इसके अलावा कुछ और ऐड करवाना चाहते हो, बुक और ऑथर का ये वीडियो आएगा। यदि आप चाहते हो कुछ और मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपको दिक्कत रहती है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। हम उसके माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? सुरबाया शहर, बर्लिन, दिल्ली या फिर पेरिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरबाया शहर। ठीक है, तो सुरबाया सिटी जो है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसने 2020 की जो है मेजबानी की है, इसको आप ध्यान रखना। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सुरबाया सिटी आखिर है कहाँ पर? फिर आप लोग बोलते हो ऐसा क्वेश्चन आने पर कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो सुरबाया शहर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर द्वारा की गई इसकी जो है वो मेजबानी। 2020 का विषय था सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मधुका डिप्लोस्टोमेन क्या है? घास है, वनस्पति है, मछली की एक प्रजाति है या फिर एक वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एक वृक्ष है। मधुका डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? एक वृक्ष है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलते जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये बहुत मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। आपका काम है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं अपनी मेहनत आप तक पहुँचाता रहूँ और आप सफलता के शिखर को छूते रहें। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुका डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? वो एक वृक्ष है। इसको आप ध्यान रखना। हाल ही में जो है वो इसको केरल में खोजा गया। कहाँ पर खोजा गया है? केरल में जो है वो इसकी खोज की गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान का एक वैधानिक निकाय है। हाल ही में पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का एक प्रबंधन एक गैर सिख संगठन को जो है वो दे दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का एक वैधानिक निकाय है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हाल ही में पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का जो प्रबंधन है वो एक गैर सिख संगठन को जो है वो दे दिया है। ये दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल ही सही हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये इतना चर्चा में क्यों है, हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर क्यों ऐड किया है, तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में पाकिस्तान ने हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को इस गुरुद्वारा का प्रबंधन जो है वो दे दिया है, जो कि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर इसको पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में डीएसटी ने कोविड-19 शक्ति चैलेंज 2020 जो है वो जारी किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर जीडीपी में सुधार करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है,
दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सही क्या है, तो हाल ही में माई गॉव या माई गवर्नमेंट और यूएन वुमेन के द्वारा जो है उसको जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्टार्टअप समाधान के लिए प्रोत्साहन व शामिल कर उन अभिनव समाधान को खोज करना है जो कोविड से निपटने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? माई और यूएन वुमेन के द्वारा। किसको? कोविड-19 शक्ति चैलेंज को। इसको आप ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोविड-19 के बारे में डिटेल में बहुत अच्छा वीडियो चाहते हो, आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझना चाहते हो, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट में अभी जाकर लिख दीजिए कोविड-19 से संबंधित वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। दूरसंचार आयोग की स्थापना 1988 में की गई है। इसकी संरचना में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर दो सही है। दूरसंचार आयोग की जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, दूरसंचार आयोग टेलीकम्युनिकेशन कमीशन जो है उसके जो अध्यक्ष सहित जो है वो उसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं दूरसंचार आयोग में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1989 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखना। और इसके लिए जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, वो था टेलीग्राफ अधिनियम 1985। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग लाइसेंस की व्यवस्था जो है वो शुरू की है सरकार ने। तो टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं वो लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं। आपको याद क्या करना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है? पहला चीज़, टेलीग्राफ एक्ट कब आया था? 1985 में आया था। टेलीग्राफ कमीशन जो है उसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा दिया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड जो है वो सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसको आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये 3 वर्ष के अंतराल में नहीं बल्कि 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। हाल ही में ये जो पुरस्कार है वो डॉक्टर सुशांत को लिस्मेनिया डोनोवानी की उत्तरजीवी रणनीति को परिभाषित करने के लिए दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्या आएगा? ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर सुशांत को दिया गया है, प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। इसको आप ध्यान रखना। तो ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है और डॉक्टर सुशांत को मिला है। ये 3 फैक्ट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में दिए योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि दोनों पॉइंट में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दूसरा सही है। तो फिर सही क्या होगा? तो इसका सही होगा, ये जो पुरस्कार है वो 3 नहीं बल्कि 2 श्रेणियों में दिया जाता है। साथ में इसका उद्देश्य तकनीकी विचारों व बायोटेक तथा स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के लिए जो है वो दिया जाता है, गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पूरे साल में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे पढ़कर ही जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सभी के वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊं, आप कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं, आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना प्यार मुझे देना है, मैं आपके लिए जान भी हाजिर कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का मान यदि 20 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वजन अधिक है। यदि BMI का मान 25 से अधिक है तो यह मोटापे को इंगित करता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है।
तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। राइट क्या होगा? बीएमआई का जो मान है वो 25 और 30 है, तो क्रमशः अधिक वजन और मोटापे को प्रदर्शित करता है। यदि बीएमआई की जो वैल्यू है वो 25 है तो आपका वजन अधिक है, यदि 30 है तो मोटापा जो है वो यहाँ पर आ गया है। हाल ही में यह सूचकांक द लासेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब यहाँ पर रहा है। इंडेक्स के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अलग अलग इंडेक्स आते हैं आपके, वो सारे मैं आपको लिस्ट लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि टॉप में उस इंडेक्स में कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असम में। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है इसको स्थापित किया गया, कहाँ पर? असम राज्य में जो है वो इसको स्थापित किया गया है। इसको आप ध्यान रखना। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए असम के सीएम कौन है और असम के गवर्नर कौन है। हो सके तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उनके सीएम और गवर्नर को आपको याद कर लेना है और मैं आपको बहुत जल्दी उस पर ही वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये जो है वो 10.33 करोड़ की भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये जो भारत इजराइल कृषि परियोजना है, इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है, उसकी कुल लागत कितनी है? 10.33 करोड़ रुपए, याद रखना। और इसके तहत जो है वो स्थापित किया गया है क्या? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, याद रखेंगे। द्रजवा 5 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, भारत और रूस, रूस और पाकिस्तान? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, रूस और पाकिस्तान। रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो द्रजवा 5 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। हमारा युद्ध अभ्यास भी बहुत सारे देशों के साथ होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज पर, रावी पर, झेलम पर या फिर ब्यास नदी पर? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, व्यास नदी। पोंग बांध परियोजना जो है वो आपको किस नदी पर मिलती है? व्यास नदी पर मिलती है। ऐसी लगभग 25 से 30 परियोजनाएं हैं, उसमें से 10 से 15 परियोजनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको वहां पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा। फेसबुक पर आप ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा पेज मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको वहां पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है यदि हम यहाँ पर पोंग बांध परियोजना की बात करते हैं तो इससे किस राज्यों को जो है वो लाभ मिलता है? तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना 2012 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना था। नीचे दिए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत हैं, तो फिर सही आखिर क्या है? तो सही यहाँ पर होगा ये जो परियोजना है, कौन सी परियोजना? लाइफ इन मिनिएचर परियोजना जो है वो 2012 में नहीं बल्कि इसको 2011 में लागू किया गया था, तथा इसका जो उद्देश्य वो है कलाकृतियों का प्रदर्शन मानवीय संबंधों के 5 सार्वभौमिक विषयों जैसे प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो परियोजना है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, इसको 2012 नहीं बल्कि 2011 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कोच्चि मुजरिस बिएनएल के 5वें संस्करण को महामारी के कारण अगले वर्ष हेतु स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन केरल में कोच्चि बिएनएल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। तो हाल ही में कोच्चि मुजरिस बिएनएल के 5वें संस्करण को महामारी कारण अगले वर्ष हेतु स्थगित कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसका आयोजन जो है वो केरल में
कोच्चि बिएनल फाउंडेशन के द्वारा कराया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसका उद्देश्य जो है वो वसुधैव कुटुंबकम और आधुनिकता की भावना का विकास करना है तथा केरल की सार्वजनिक कार्यवाही और सार्वजनिक चित्रकारी की परंपरा को बढ़ावा देना है। तो इस साल जो कार्यक्रम होने वाला था अब ये होगा अगले साल, क्योंकि कोविड के कारण जो है वो सारे कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मार्च से चालू होने वाली थी, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, सारी कोविड के कारण जो है वो नहीं हो पाई हैं। तो कौन कौन सी परियोजना को, कौन कौन से कार्यक्रम को, कौन कौन से फंक्शन को जो है पोस्टपोन किया गया है, यदि आप उसकी लिस्ट चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराने का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ लगभग $3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत ने जो मध्य एशिया के देश है, जो भी मिडिल एशिया के जो देश हैं, उनके लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। इनके साथ जो है अब यहाँ पर व्यवसाय भी किया जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों की दूसरी वार्ता संपन्न हुई है तथा भारत का इन देशों के साथ $2 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। इस वार्ता का उद्देश्य आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करने की बात पर बात करना, मतलब कि जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने की बात पर जो है वो चर्चा करना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मेन फैक्ट ये है कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कृषि योग्य भूमि को बाहरी लोगों को खरीदने की इजाज़त मिल गई है। अभी भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कोई अन्य व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। आपको बताना है दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। अभी भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वहाँ पर भूमि नहीं खरीद सकता है। राइट, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो गैर कृषि भूमि है उसको खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, जो कृषि से संबंधित भूमि नहीं है उसके अलावा जो भी भूमि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अब भूमि खरीद सकता है तथा खरीदने हेतु किसी भी प्रकार के अधिवास या स्थायी निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर में यदि आपको जाना है, भूमि खरीदना, तो आप आसानी से खरीद सकते हो। बस कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, कोई कृषि भूमि वहाँ पर नहीं होना चाहिए खरीदने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में CPCB ने वायु गुणवत्ता के लिए डैशबोर्ड जारी किया गया है। PM 2.5 की सर्वाधिक सांद्रता दिल्ली में है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो फिर सही क्या है? हाल ही में डैशबोर्ड को रेस्पायर लिविंग साइंसेज और वेबसाइट कार्बन कॉपी जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये कंपनी है, इसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और PM 2.5 की सबसे अधिक सांद्रता जो है वो कहाँ पर है? नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। राइट, आप देखोगे यहाँ पर प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में, दिल्ली वाले एरिया में, नोएडा वाले एरिया में, पूरे एरिया में। तो सबसे ज़्यादा जो सांद्रता मापी गई है PM 2.5 की, वो कहाँ पर मापी गई है? नोएडा में। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आंकड़े कब के हैं? 2016 से लेकर 2018 तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीली धूल के बादलों का निर्माण जापान में होता है। हाल ही में फिलीपींस ने इन बादलों के प्रभाव से बचने हेतु लोगों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है।
केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जहाँ पर हमको पता ही नहीं चलता कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। राइट, तो फिर सही क्या है? इन बादलों का जो निर्माण है, ठीक है, कौन से बादलों का निर्माण? पीली धूल के जो बादलों का निर्माण है वो चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान में होता है। कहाँ पर होता है? चीन और मंगोलिया के रेगिस्तानों में होता है, जिनसे बचने के लिए हाल ही में उत्तर कोरिया ने लोगों से घर के अंदर ही रहने का आग्रह किया है। नॉर्थ कोरिया ने जो है वो जितने भी वहाँ की जनता है उनसे बोला है कि आप घर के अंदर रहें, क्योंकि ये धूल जो है वो यहाँ से उड़ती है। तो चीन और मंगोलिया में जो है वो आपको कैसे बादल मिलेंगे? पीली धूल के बादल जो है वो दिखते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वही व्यक्ति आंसर दे पाता है जिसने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा हुआ हो। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी बनाकर रखें और पढ़ते रहें। साथ में यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विंग ने हिमालय क्षेत्र में नए विवर्तनिक क्षेत्र की पहचान की है। गाधों का अध्ययन कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में विंग का आपको फुल फॉर्म मुझे बताना है, क्या होगा फुल फॉर्म, मैंने पहले भी बताया हुआ है। हाल ही में विंग ने जो है वो हिमालय क्षेत्र में नए विवर्तनिक क्षेत्र की पहचान की है। ठीक है, कैसे? टेक्टोनिक जोन जो होता है उसकी पहचान की है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में विंग के द्वारा ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस के माध्यम से अध्ययन किया गया और हिमालय के सिवनी क्षेत्र या लद्दाख में स्थित सिंधु सिवनी क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र के रूप में पाया गया तथा गाधों का अध्ययन जो है वो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग विधि द्वारा होता है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, तो याद रखेंगे। तहजीक अखलाक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू या सर सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तहजीक अखलाक पत्रिका जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो वो की गई साहब सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनको आप याद रखना। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं जो बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे हो, बहुत सारी पत्रिकाएं जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, इनके द्वारा निकाली गई थी। वो सारी पत्रिकाओं का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, तो आप उस वीडियो का इंतजार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वीडियो जो है वो कभी भी मिस ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटालैंड वेटलैंड्स जो है किन देशों में स्थित है? ब्राज़ील और पराग्वे, ब्राज़ील और बोलीविया, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे या फिर बोलीविया। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपके वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, क्या है? वेटलैंड्स है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे। याद रखेंगे आप यहाँ पर जो पेंटालैंड वेटलैंड्स होते हैं, जो पेंटालैंड आर्द्र भूमि होती है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे में जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? बताइए, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? सभी लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आग के कारण जो है इसका 5वां हिस्सा नष्ट हो गया। ये जो पेंटालैंड वेटलैंड है इसका 5वां हिस्सा जो है अभी हाल ही में आग के कारण नष्ट हो गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण एशियाई फ्लड गाइडेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? WMO, यूनेस्को, UNEP या फिर IMD के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? IMD के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण एशियाई फ्लड गाइडेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? IMD के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाली बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड की चुनौती से निपटने हेतु जो है वो किया गया है। किसका? दक्षिण एशियाई फ्लड गाइडेंस सिस्टम का। इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में कि सर आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो इसके द्वारा जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसको आप ध्यान में रखना। बाकी सभी आप जानते हो, WMO, यूनेस्को और यूएनएपी के फुल फॉर्म। जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सतलज नदी की, तो सतलज नदी जो है वो नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है? एक वी आकार की घाटी, ठीक है। तो सतलज नदी क्या करती है? नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं लोहारी जल विद्युत परियोजना की, लोहारी जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, इसको आप ध्यान रखना। इसके प्रथम चरण की लागत 1810 करोड़ रुपए है तथा ये BOOM मॉडल के आधार पर विकसित की गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो ये है कि लोहारी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो वो है सतलज नदी पर। इसकी टोटल लागत है 1810 करोड़ रुपए और साथ में जो सतलज नदी है वो नैना देवी पर एक गॉर्ज मतलब कि वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ और आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इसमें कोई भी कंजूसी ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के पेक्के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अब तक भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल किए जा चुके हैं। नीचे से कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम? MAB प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो भारत में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको शामिल किया गया है तथा भारत के अब तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस प्रोग्राम में शामिल किए जा चुके हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है और 12 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल भारत के इसमें शामिल किए जा चुके हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में WII ने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। भारत में इंदौर सर्वाधिक जल जोखिम वाला शहर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो WII ने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राइट क्या होगा? यहाँ पर WII नहीं बल्कि WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं तथा पाया है कि भारत में जयपुर सर्वाधिक जल जोखिम वाला शहर, जहाँ पर जल की किल्लत, जहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और होने वाली है तथा 2050 तक अत्यधिक जोखिम वाले 100 शहरों में भारत के 30 शहर हैं, ठीक है। दुनिया भर के 2050 तक की यदि हम बात करें तो 100 शहरों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर जो है वो भारत के हैं। इसको आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानी की बचत हमको करना चाहिए, जैसा कि APJ कलाम साहब भी कह के गए थे कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा और यदि उनको कुछ हाथ या मुंह धुलना है, नहाना है, तो वो एक गिलास में पानी लेकर कपड़े को भिगोकर खुद को पोंछ लेंगे। इस तरह की कंडीशन आ सकती है यदि हमने पानी को बचाया नहीं तो पानी को जरूर बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कोस्टल शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया है। यह बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 के स्थान पर जहाजरानी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
एक और दो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो कोस्टल शिपिंग बिल CSB यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया गया है और ये बिल जो है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 1958 के भाग 14 के स्थान पर जहाज रानी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग जो है वो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जहाज रानी मंत्रालय या जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर या उसके कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन है। अभी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। देश में पोत परिवहन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए तटीय नौवहन के लिए अलग से कानून की आवश्यकता के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत तटीय नौवहन और ताती जल सीमा की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा आंसर सही है। हाल ही में एकेडमी फ्रीडम इंडेक्स को यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का स्कोर 0.400 है। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ना तो एक यहाँ पर सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या होगा मिस्टर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, हाल ही में जो ये इंडेक्स है वो ग्लोबल पब्लिक इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है तथा भारत का स्कोर कितना है? 0.352 है। कितना है? 0.352। और ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल पब्लिक इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा? एकेडमी फ्रीडम इंडेक्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि साहब टॉप पर कौन है, तो 0.97 स्कोर के साथ उरुग्वे और पुर्तगाल जो है वो इस पर शीर्ष पर है और इसको 8 घटकों के आधार पर जारी किया जाता है। 8 कैटेगरी 8 कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस रैंकिंग को, इस कैटेगरी को निकालने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिरर सिद्धांत का उपयोग बच्चे के एक अभिभावक के विदेश में रहने पर किया जाता है। इसका उद्देश्य दो अलग देशों में कॉन्ट्राडिक्टरी न्यायिक आदेश पारित होने से बचाव सुनिश्चित करना होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। मिरर सिद्धांत जो होता है, मिरर थ्योरी जो होता है, उसका उपयोग बच्चे के एक अभिभावक के विदेश में रहने पर किया था। किसी बच्चे को अभिभावक यदि विदेश में रहता है तो मिरर थ्योरी का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दो अलग देशों में कॉन्ट्राडिक्टरी न्यायिक आदेश पारित होने से बचाव सुनिश्चित करना होता है इसका मेन उद्देश्य। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चाइल्ड केयर कस्टडी के मामले में इस सिद्धांत का उपयोग किया है। ठीक है, चाइल्ड केयर कस्टडी के मामले में किस सिद्धांत का उपयोग किया है? तो वो है आपका कौन सा सिद्धांत? वो है आपका यहाँ पर मिरर सिद्धांत या मिरर थ्योरी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेट्रो नियो परियोजना परिवहन की अद्वितीय अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है। हाइपरलूप को परिवहन का 5वां मोड कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। मेट्रो नियो परियोजना जो है परिवहन की अद्वितीय अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखना। हाइपरलूप को परिवहन का 5वां मोड कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेट्रो नियो परियोजना टियर 2 टियर 3 शहरों हेतु कम लागत वाली रेल परिगमन प्रणाली है और यह न केवल ऊर्जा कुशल प्रणाली है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, मेट्रो नियो परियोजना। राइट, तो टियर 2 और टियर 3 जो शहर है वहां पर इसको लागू किया जा रहा है। हाल ही में रो पैक्स टर्मिनल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? रो पैक्स टर्मिनल की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर आपके गोवा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। रो पैक्स टर्मिनल की यदि हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत की जा रही कहाँ पर? गुजरात राज्य, गुजरात स्टेट में की जा रही है। इसको आप ध्यान रखेंगे और इस टर्मिनल से न केवल समय और ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है ये टर्मिनल। इसको आपको ध्यान भी रखना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा? रो पैक्स टर्मिनल जो कि गुजरात में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कर्मनाश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है? झारखंड और बिहार,
बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश और बिहार। कर्मनाशा नदी जो है किन दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है? तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के बीच जो है वो यहाँ पर निर्माण करती है। याद रखिएगा, सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कर्मनाशा नदी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने रिवर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, आपको यहाँ पर आई टैब पर मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पर मैं आपको बोलूँ तो रिवर लिखकर आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, इंडियन रिवर बाय ऑल इंडिया गुरुजी। कोई भी टॉपिक जब आप सर्च करो और बाय ऑल इंडिया गुरुजी यदि आप लिख दोगे तो आपको मेरे वीडियो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवर के बारे में बताया हुआ है। हाल ही में बिहार में चुनाव कांड जो है ये चर्चा में रही। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश बिहार को डिवाइड करने वाली, इसलिए हमने जो है इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ा हुआ है और कल आ चुके हैं नतीजे। तो क्या रहा रिजल्ट, ज़रा कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं। केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 को कब लागू किया गया था? 2009, 2011, 2012 या फिर 2013 में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013 में। केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 जो है यहाँ पर उसको कब लागू किया गया था? तो सन 2013 में इसको लागू किया गया था। जितने भी इंटरनेशनल मिशन होते हैं या हमारे जो नेशनल मिशन है जो स्पेस के लिए हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो केपलर मिशन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ईटा अर्थ नामक एक संख्या को मापना था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 24 कृत्यों को अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़ित को राहत राशि देने और अलग से मेडिकल जांच की व्यवस्था की गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं SC और ST एक्ट की या SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम की या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की, तो यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़ित को राहत राशि देने और अलग से मेडिकल जांच की व्यवस्था की गई है। ये तो बिल्कुल सही है। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें कि हमने इस एक्ट को यहाँ पर क्यों पढ़ा है, तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति के अपमान को अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि पीड़ित को SC ST से संबंधित होने के कारण अपमानित किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को या जो SC ST के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे जो गलत तरीके से इसका मिसयूज़ कर देते हैं, किसी को भी फंसाने में या किसी तरीके से करने में। तो इसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय दिया है कि अब जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो है वो SC ST संबंधित होने के कारण ही अपमानित किया है, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। बाकी एक्ट है काफ़ी अच्छा, लेकिन इसका मिसयूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। साथ में जो मध्य प्रदेश की जो PSC एग्जाम होता है वहाँ पर SC ST एक्ट से अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि SC ST एक्ट आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं आपको वो कवर करा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंजाब सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय लोगों को आरक्षित करने से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत किया है। इसके तहत 85% निजी क्षेत्र की नौकरियों पर स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होना चाहिए? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों को, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों को स्थानीय लोगों को आरक्षित करने से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत किया है। इसके तहत 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों पर स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी, जिनका सकल मासिक वेतन 50,000 रुपये या सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 75% नौकरियां जो हैं वो स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्ट लाया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये निर्णय कितना सही है। क्या ये निर्णय सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, हाँ या नहीं? आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स में
उत्तराखंड के गैर गोरखाओं की भर्ती को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। गोरखा राइफल्स में नेपाल अधिवासित गोरखा एनडीजी और भारतीय अधिवासित गोरखा आईडीजी का क्रमशः 30:70 में भर्ती की जाती है। नीचे दिए गए कूट का उत्तर आपको देना है कि सही है या फिर गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही होगा। हाल ही में सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गैर गोरखाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी है तथा वर्तमान में इसमें एनडीजी और आईडीजी का अनुपात 60:40 कर दिया है। ठीक है, 60:40 का रेशो यहाँ पर कर दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल BGIR की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के मंत्री द्वारा की गई। इसका आयोजन वर्ल्ड बैंक और फिक्की के द्वारा जो है वो सामूहिक रूप से किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना दो इसमें सही है। तो फिर से अब ये बताओ कि फिर सही क्या होगा? तो सही यहाँ पर होगा, हाल ही में आयोजित BGIR की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है तथा इसका जो आयोजन है वो NIIF और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना है, इन्वेस्टमेंट को जो है वो आकर्षित करना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की गई है, इसको आप ध्यान में रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और ऐसे करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ो, सुनो, समझो, याद रखो। मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। सुबह 9 बजे क्लास में ज़रूर पहुँच जाना। आगे बढ़ते हैं। NFSA 2013 के तहत मणिपुर में सबसे अधिक ग्रामीण कवरेज है। इसके तहत सबसे कम शहरी कवरेज क्षेत्र झारखंड में है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। NFSA 2013 के तहत मणिपुर में सबसे अधिक ग्रामीण कवरेज है, सबसे ज़्यादा रूरल कवरेज है, इसको आप ध्यान में रखना। हाल ही में इस अधिनियम के लिए नए कवरेज का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा समीक्षा से पता लगा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम कवरेज अंडमान निकोबार में और शहरी क्षेत्र में सबसे कम कवरेज भी अंडमान निकोबार में ही है, इसको आप ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम मिस कर देते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं। विमुद्रीकरण के समग्र विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस निर्णय से संपूर्ण काले धन को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से न केवल पूर्ण तरीके से नकली नोटों के प्रसार को रोका गया है, बल्कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? हाल ही में की गई समीक्षा के तहत इस निर्णय से भारत की 86% मुद्रा उस समय अमान्य हुई थी। साथ ही इस निर्णय से क्रमशः काले धन और नकली नोटों के प्रसार पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, मतलब काला धन और नकली नोट जो है वो अब बटना जो है वो बंद हो गए थे, उनका जो है वो फैलाव बंद हो गया, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। साथ ही कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। यहाँ पर कैशलेस इकॉनमी बन गई हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, इसको आप ध्यान रखेंगे। चार चापेरी एक तैरता हुआ द्वीप है जो मणिपुर में स्थित है। हाल ही में मिया संग्रहालय सिक्किम में इसको प्रस्तावित किया गया है। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आज मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर यही आ रहे हैं, ना तो एक सही है और ना दो सही है। चलिए देखते हैं तो राइट आंसर क्या होगा। मिया संग्रहालय असम में प्रस्तावित है, जो कि बहुत ज़्यादा विवाद में है। इसमें चार चापेरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है तथा चार चापेरी द्वीप एक तैरता हुआ द्वीप है जो असम में ही स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आ सकता है चार चापेरी द्वीप कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा असम राज्य में स्थित है चार चापेरी द्वीप, और वहीं पर मिया संग्रहालय प्रस्तावित किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में
H1N2 वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति किस देश में पाया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील या फिर आपका मैक्सिको? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। हाल ही में H1N2 वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति जो है वो कहाँ पर मिला है? कनाडा में मिला है। आजकल यदि वायरस का नाम भी आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। चाइना ने दुनिया भर का जीना हराम किया हुआ है एक कोरोना वायरस के चक्कर में। आपकी क्या राय है कोरोना वायरस के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं H1N2 वायरस की, तो यह जो है वो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में डोबरा चांडी पुल का उद्घाटन किस झील पर किया गया है? पुलकेट, पुलिकट, बुलर, टेहरी या फिर लोकटक झील? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेहरी झील। ठीक है, टेहरी झील में जो है वो उद्घाटन किया गया है डोबरा चांडी पुल का। किसका? डोबरा चांडी पुल का जो है वो उद्घाटन किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, ये सबसे लंबा जो है, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कौन सा है? वो है अपना यहाँ पर टेहरी का डोबरा चांडी पुल। इनको आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। संपूर्णानंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? आपको बताना है संपूर्णानंद स्टेडियम कहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। संपूर्णानंद स्टेडियम आपको कहाँ पर मिल जाएगा? वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में अलग अलग जगह पर काफ़ी सारे स्टेडियम है और दुनिया भर में भी बहुत सारे स्टेडियम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्टेडियम के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि सर हमें स्टेडियम के ऊपर स्टेडियम की एक लिस्ट चाहिए, आप हमें आसान भाषा में समझा दीजिए, तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के तहत इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास परिसर के निर्माण की घोषणा की है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। राइट। हाल ही में इसरो ने EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह कोविड-19 के बाद लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। निम्नलिखित में से कूट का सही उपयोग करके आपको जो है वो सही उत्तर यहाँ पर देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। हाल ही में जो है वो इसरो ने EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। साथ में ये जो है वो कोविड-19 के बाद लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है इसरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसरो की, इसरो का फुल फॉर्म और इसरो की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग मुझे कमेंट में अभी जाकर जो है वो बताइए। यह जो है वो PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह PSLV की 49वीं उड़ान है तथा इसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो इस पर जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो क्या है? PSLV है। इसको आप ध्यान रखना। और ये PSLV की 49वीं उड़ान थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन यहाँ पर बताना है। कैंसर की अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइजिंग के नाम से जानी जाती है। कैंसर को मैलिग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। कैंसर की जो अंतिम अवस्था होती है उसको बोला जाता है मेटास्टेसाइजिंग। क्या बोला जाता है? मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना। कैंसर को मैलिग्नेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। जब पेपर में आता है तो हमको ये लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। ये सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ और इस पर पूरा और पूरा कॉपीराइट मेरा बनता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आपका थोड़ा सपोर्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो कैंसर शरीर के किसी भी अंग या ऊतक से शुरू हो सकती है तथा यह एक जीर्ण और गैर संचारी रोग है जो फैलता नहीं है। WHO ने 1965 में IARC को एक विशेष कैंसर एजेंसी के रूप में स्थापित किया था। इसको आप ध्यान रखना। तो 1965 में जो है वो IARC को जो है वो यहाँ पर एजेंसी को स्थापित किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। और ये दो फैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही के सर्वेक्षण से पता लगा है कि कोविड के साथ ही 40% लोग भी टिनिटस से प्रभावित हुए हैं। बीएमजे केस रिपोर्ट के अनुसार कोविड श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है, सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। राइट, तो हाल ही के सर्वेक्षण से पता लगा है कि कोविड के साथ ही 40% लोग भी टिटनेस से प्रभावित हुए हैं, टिनिटस से प्रभावित हुए हैं। इसको आप ध्यान, टिटनेस नहीं है ये, टिनिटस है जो कि बीमारी होती है, इसको आप ध्यान रखना। साथ में बीएमजे केस रिपोर्ट के अनुसार कोविड श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है, आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, आपकी बॉडी को वीक बना सकता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है जिसको कोविड हो जाता है। बहुत सारे लक्षण ऐसे जो कि कोविड पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद उनके अंदर देखे गए हैं। टिनिटस एक सामान्य स्थिति है जिससे कान और सिर में शोर या बजने की आवाज़ होती है। ठीक है, टिनिटस से क्या होता है, आप देखना कभी आप सोओगे तो आपको अचानक से कान में आवाज़ आएगी या सिर में ऐसे आएगा जैसे कुछ बज रहा है, कुछ शोर हो रहा है, ऐसी आवाज़ आती है, उसको कहा जाता है टिनिटस। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिया था। अभी तक देश में इस तरह के 15 विशेष न्यायालय विभिन्न राज्यों में गठित किए गए हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। दोनों यहाँ पर जो कथन है, दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों जो सेंटेंस हैं, दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो सही क्या है? इस तरह का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में बल्कि नहीं 2017 में दिया था। अभी तक जो है वो, अभी तक कर लीजिएगा आप लोग, अभी तक देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 11 या 12 विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं, इसको गए कर लीजिएगा, जो केवल जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करते हैं। तो 2017 में जो है ऐसे न्यायालय की स्थापना की गई, विशेष न्यायालय की, और अभी तक 11 से 12 विशेष न्यायालय जो है वो गठित किए जा चुके हैं अलग अलग राज्यों में। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूएनजीए की पहली समिति में सर्वसम्मति से आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया गया है। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 पर सहमति नहीं बनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। हाल ही में यूएनजीए की पहली समिति में सर्वसम्मति से आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया गया है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 पर सहमति नहीं बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है ये एक्ट कब आया था? तो ये 1996 का एक्ट है। ये अलग से फैक्ट वाइज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अलग से याद जरूर रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की पहली समिति का संबंध निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से साथ वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिए खतरों से संबंधित है। साथ ही सीसीआईटी का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। तो आपको इतना सब याद ना रख के ये दो फैक्ट बस याद रखेंगे, और इसमें भी ये वाला फैक्ट यदि आप याद रखोगे तो आपका काम यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीसीआई का गठन 2003 में किया गया। इसके अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। सीसीआई का जो गठन है वो 2003 में किया गया था। सीसीआई क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है 2003 में जो है वो इसका गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
हाल ही में सीसीआई ने भारत में गूगल पे को गलत तरीके से बढ़ावा देने के मामले में गूगल के विरुद्ध अविश्वास की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इसकी संरचना में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, 8 नहीं होते हैं, 7 यहाँ पर होते हैं। इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं पता तो जाकर पढ़िएगा और पढ़कर मुझे बताइएगा कि सीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है, अभी इसके हेड कौन है, आपको बताना है चेयरपर्सन कौन है सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के। साथ में मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ जहाँ पर इंडिया की जो टॉप एजेंसीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है और उनके अध्यक्ष कौन है। ये वीडियो आपको बहुत जल्दी चैनल पर मिलने वाला है। यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल बटन पर जो है वो जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट की एक इकाई है, एक यूनिट है। व्हाट्सएप जनवरी 2021 से भारत में स्वयं की यूपीआई सेवा शुरू करेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट की एक इकाई है, एक यूनिट है, ये बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने व्हाट्सएप को जो है वो खरीद लिया था। व्हाट्सएप जनवरी 2021 से भारत में स्वयं की एक यूपीआई सेवा शुरू करने वाला, जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो किसी को भी जो कि व्हाट्सएप यूज़ करता है। इस सुविधा का प्रयोग शुरुआत में सभी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका विस्तार क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक पूरा सिस्टमेटिक वे से जो है वो पूरी चीज़ें करेंगे तो एक साथ सभी को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों पर इसको अप्लाई करके फिर पूरे देश भर के लिए, सभी के लिए जो है वो इसको ओपन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर यूपीआई को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, MOH एंड FW एंड MHRD मिनिस्ट्री। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा MOH एंड FW। इस मिनिस्ट्री का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, फैमिली वेलफेयर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके मिनिस्टर कौन है। मंत्रियों की लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, अभी करंट में जो भी हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप कमेंट करके बताओ हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर कौन है, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है। हाल ही में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर गोवा में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। हाल ही में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? केरल राज्य में किया गया, इसको आप ध्यान में रखना। यह जो है वो प्रसाद योजना के तहत स्थापित किया गया है। किस योजना के तहत किया गया है? तो ये प्रसाद योजना के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? तो वो अमेरिका है कि ब्राज़ील है या फिर भारत है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो देश में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की यहाँ पर खोज की है, उसको आप ध्यान रखना। इसको हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में खोजा गया है, ठीक है। कहाँ पर खोजा गया है? ग्रेट बैरियर रीफ में। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने IIT बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर राइट क्या होगा? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है वो IIT बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की जयंती के अवसर पर की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में अध्ययन और भारत में ही रहें, मतलब कि सभी भारत में अध्ययन करें और भारत में ही रहें, इसका जो है वो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो IIT बॉम्बे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना। साथ में मैं आपको बता दूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप आई बटन पर देख सकते हो या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या आप गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंपोर क्षेत्र हिमाचल के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत में केसर का उत्पादन मांग से अधिक होता है।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? पंपोर क्षेत्र कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है तथा भारत में जो केसर का उत्पादन है वो मांग से बहुत कम होता है। साथ ही केसर की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो 6 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। आपको पता होगा पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14। 0 से लेकर 7 तक यदि कोई वैल्यू आती है, पीएच वैल्यू आती है, तो मतलब वो एसिटिक होगा, एसिड होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। और क्षारी में क्या होता है? 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू क्षारी की कहलाती है, जिसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ पर ये दोनों को आप ध्यान रखना। जो आप पानी पीते हो, जो प्योर वाटर होता है, उसका जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू वो 7 होता है, याद रखना इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईबीए का गठन 1946 में किया गया था। शुरू में यह केवल 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। आईबीए का गठन 1946 में किया गया था। शुरू में ये केवल 22 बैंकों का ही प्रतिनिधित्व किया करता था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, हाल ही में इसकी 73वीं बैठक हुई। उसमें कहा गया कि बैंकों को लोन देने से नहीं बचना चाहिए, खास तौर पर जब अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हो। यदि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही हो, बहुत ज़्यादा चुनौतियां हो, तो बैंकों को लोन देने से नहीं बचना चाहिए, लोन देना जरूर चाहिए, लोन प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर आईबीए का ये कहना है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 2018 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना था। हाल ही में 2020 के एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के द्वारा की गई। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बात आती है कि एससीओ क्या है, तो यहाँ पर आएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो चलिए देखते हैं सही क्या होगा। भारत ने जो है वो भारत 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना था तथा इसके 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान ने नहीं बल्कि रूस के द्वारा की गई थी। और इसके सदस्य देशों के अलावा 4 इसमें ऑब्जर्वेशन कंट्रीज भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, 4 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी और एससीओ के हेड कौन है, ये दोनों चीज़ें आपको मुझको बताना है। जाइए और कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोगोरिया झील वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुंगो झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। बोगोरिया झील जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसको आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों झील कहाँ पर हैं? केन्या की रिफ्ट वैली में स्थित हैं, ठीक है। बोगोरिया झील कहाँ पर मिलेगी? बिंगो झील कहाँ पर मिलेगी? केन्या की रिफ्ट वैली में मिलेंगी, जिनमें हाल ही में अधिक वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और रिफ्ट वैली में मानसून के दौरान लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ भी यहाँ पर आती है, याद रखना। देखो क्या होता है, जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो करंट अफेयर सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछेंगे। दूसरा चीज़, ये जो फैक्ट होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, बताइए बोगोरिया झील वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा है। दूसरी चीज़, बोगोरिया झील है कहाँ पर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्ट जो है वो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A68A एक विशाल उल्कापिंड है जिसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हाल ही में यह घोषणा नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से की है। साथ ही भारी नुकसान की चिंता भी जताई है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ऑप्शन सही है और ना ही सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होना चाहिए? A68A 2017 में लार्सन सी शेल्फ से विखंडित हुआ और एक विशाल हिमखंड है जो दक्षिणी जॉर्जिया की ओर खिसकता जा रहा है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह भविष्य में जॉर्जिया से टकरा सकता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है।
बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू मैकॉक एक तोता की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम एडोनोरिंचूस हाइसिंथिनोसस है। यह CITES की परिशिष्ट 2 के अंतर्गत पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। ब्लू मैकॉक एक तोता की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम एडोनोरिंचूस हाइसिंथिनस है। इसको आप ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू मैकॉक जो है वो तोते की सबसे लंबी प्रजाति है, साथ ही सबसे लंबी दूरी तक उड़ने में भी ये सक्षम है। साथ ही साइट्स की परिशिष्ट 1 में इसको पाया जाता है। इसका आयुषियन स्टेटस है वनरेबल, इसको आप ध्यान में रखना। आयुषियन स्टेटस भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग पशु पक्षियों के, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर कैटेगरी में या फिर नहीं भी हैं तब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मकाब दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और मैक्सिको, ब्राज़ील और बोलीविया, नेपाल और भारत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेपाल और भारत। मकाब दर्रा कहाँ पर मिलेगा? मकाब पास आपको मिलेगा नेपाल और भारत में। नेपाल और भारत में और कौन कौन से पास है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ में बताइएगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो मकाब दर्रा कहाँ पर? मकाब दर्रा आपको नेपाल और भारत में देखने को मिल जाएगा। यह भारत और नेपाल के मध्य शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी या शिवालिक रेंज में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 की वैक्सीन के विकास हेतु वित्तीय सहायता करना, वित्तीय समावेशन करना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, पॉकेट मनी कार्यक्रम किस चीज़ के लिए है? स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, मतलब कि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करना, पैसा क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य, याद रखें। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सेबी और निस्म के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, याद रखिएगा। सागर आधार तल के आधार पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, सागर का जो आधार तल होता है उसके आधार पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपको बताना है। सागर माथा, माउंट एटना, किलिमंजारो या मौना किया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मौना किया, याद रखना। सागर का यदि हम आधार तल देख लें और आधार के आधार पर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत देखें तो वो कौन सा है? मौना किया है, इसको आप ध्यान रखना। और यदि हम वैसे यदि बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो कौन सा है? फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से और स्टूडेंट को बता भी दीजिएगा। हाल ही में मौना किया पर्वत पर 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखना। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? मौना किया पर्वत पर स्थापित किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, PDF की लिंक भी मिल जाएगी, आप जाइए क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। साथ में ये करंट अफेयर आपको डेली मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।